तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा रिलेशन और जो फंक्शन है वो पूरा समाप्त हो चुका है। आज से हम चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन नहीं हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ पे फार्मूले मिलेंगे। तो फार्मूला रटने से अच्छा है अगर उसको हम एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, उसका एकदम कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ जाता है तो फार्मूले भी हमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो आइए हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे। इसकी डिफिनीशन को पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, डिफिनीशन क्या है? ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। क्या बोला? कि ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करे। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो हम साइन का एग्जांपल लेके यहां पे समझते हैं। y बराबर है साइन x। तो ये जो x यहां पे है ये आपका है कोण, और ये जो y आपका है ये आपका रिजल्ट है, आउटपुट है, मान है। तो जब हम y बराबर जो साइन x आपको त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, जब कोण का मान हम रखते हैं तब हमको रिजल्ट मिलता है, y की वैल्यू मिलती है। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है? इसका एकदम व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, अगर यहां हम x की वैल्यू निकालते हैं तो साइन आपका इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो कोण है ये कोण था आपका, तो ये आपका क्या बना यहां पे? त्रिकोणमितीय व्यंजक। त्रिकोणमितीय व्यंजक, त्रिकोणमितीय जो व्यंजक है उसका मान कोण के रूप में व्यक्त किया गया है। और यही जो त्रिकोणमितीय व्यंजक है ये आपका कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो देखिए हम और आगे समझते हैं। तो जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है हम इसको कैसे व्यक्त किए थे? y बराबर साइन x। तो अगर x की वैल्यू यहां से हम निकाले थे तो हमको मिली थी साइन इनवर्स y मिली थी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो त्रिकोणमितीय व्यंजक है ये बन चुका है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन चुका है। तो जो आपके फलन है वो हमेशा x के पद में होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे y कर देते हैं और y की जगह पे x कर देते हैं। तो अगर यहां पे हम कर दें तो ये y बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब हमको पता है कि fx बराबर हम y लिख सकते हैं। fx बराबर अगर y लिख सकते हैं तो x की वैल्यू अगर यहां से निकलेगी तो f इनवर्स y हो जाएगा। तो अब ये आपका एक फंक्शन बन चुका। तो यहां पर भी x की जगह पे y और y की जगह पे अगर x हम लिख देते हैं, ये बन जाता है y बराबर f इनवर्स x बन जाता है। तो आप देखिए, ये जो y है y की जगह पे हम त्रिकोणमितीय फलन को लिखते थे f इनवर्स x लिखते थे। यहां पे आप लिख दीजिए f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? f इनवर्स x से व्यक्त करेंगे, या आप इसको y से भी व्यक्त कर सकते हैं या आप f इनवर्स x से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अब देखिए,
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपके होते हैं। कौन कौन देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया और कॉट इनवर्स एक्स हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, जो भी फंक्शन होता है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वह आपका एकैकी और आच्छादक फलन होता है। तो यहां पे त्रिकोणमितीय जो फलन है वो आपके कैसे हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अतः त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो त्रिकोणमितीय फलन है वो आवर्ती फलन होता है। इसका जो त्रिकोणमितीय फलन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका इनवर्स आप निकाल कैसे सकते हैं, तो ये यहां पे आपको समझना है। तो यहां आपको ये समझना है कि यदि त्रिकोणमितीय फलन का कोडोमेन को क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। कोडोमेन को सीमित कर दिया जाए तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लगता है। तो जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट, उनका इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब उनके कोडोमेन को क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, तब उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, हमको पता है वह R से R में परिभाषित होता है। अब हमको करना क्या है, ये जो आपका कोडोमेन है इसको क्या करना है, सीमित कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है, जिससे इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे साइन का एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहला आपका लेते हैं, तो पहला हम लेते हैं y बराबर साइन x। इसका हम खींच लेते हैं ग्राफ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहां पे हम ले लेते हैं 0। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे हो गया, ये ऐसे बढ़ता हुआ आगे जाएगा, ये बढ़ता हुआ आगे ऐसे जाएगा। ये 0 हुआ, ये आपका पाई हुआ, ये आपका 2 पाई हुआ, इधर आएंगे तो माइनस पाई, ये होगा -2 पाई हो जाएगा। तो अगर ये इसका अधिकतम है, यहां से हम एक y अक्ष भी खींच लेते हैं, ये आपका हुआ पाई/2 और ये आपका हुआ 3 पाई/2।
2 हुआ। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये -π/2 और ये हो जाएगा आपका -3π/2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका फलन है यहाँ पे क्या होता है, ये +1 होता है और यहाँ पे होता है -1। तो साइन जो फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, यानी प्रांत क्या होता है, पूरा R होता है। क्योंकि x अक्ष पे जो आपका ग्राफ जहां तक जाता है वो उसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इसे आप आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, पूरा -∞ से +∞ तक के पूरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यानी इसका जो डोमेन है वो R होता है। y अक्ष पे जो आपका ग्राफ जहां तक जाता है वो उसका कहलाता है आपका रेंज कहलाता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ +1 तक जा रहा है, इधर हमारा सिर्फ -1 तक जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो आपका +1 से -1 तक होता है। और कोडोमेन तो पता ही है कि R होता है इसका। अब करना क्या है, इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये एकाकी और आपका आच्छादक फलन हो जाएगा। तो एकाकी फलन हम कैसे चेक करेंगे, अब देखिए अगर हम ग्राफ से चेक करें तो ग्राफ से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम x अक्ष के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच देते हैं, अगर वो एक जगह काटती है तब वो जो फंक्शन होता है आपका वो एकाकी फलन होता है। तो अगर आप x अक्ष के समांतर खींचते हैं तो देखिए कई जगह काटता है, तो ये एकाकी फलन तो है नहीं। और आच्छादक फलन देखिए आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो -1 से 1 तक ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। चाहे आप जहां तक जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप रख देते हैं ये आच्छादक भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीमित करेंगे। तो सीमित कैसे करेंगे, आप देखिए यहां पे और यहां पे देखिए, तो यहां से इसको काट लिए और इसको यहां से हम इसको काट लिए। अब ये जो आपका बना, देखिए ये हमारा जो बना यहां तक, ये इतना सा। अब x अक्ष के समांतर अगर कोई भी लाइन आप खींच रहे हैं तो सिर्फ एक जगह ही काट रही है, तो इतना भाग हम ले लेंगे, यानी कि यहां से यहां तक -π/2 से π/2 तक अगर हम लेते हैं तो वहां पे ये एकाकी भी हो जाता है और आच्छादक भी फलन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए जो y बराबर sin x है वो आपका R से R में संबंधित है। अब हम लेते हैं इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में हम क्या किए, देखिए इसमें सीमित कर दिए, इसका जो कोडोमेन था उसको सीमित कर दिए। तो देखिए ये कहां तक जाएगा, ये आपका तो यहां पे हम देखते हैं कि जो R है उसको हम क्या किए, -π/2 से π/2 तक सीमित कर दिए हैं। तो जब इसको हम सीमित कर दिए तब हमारा ये फंक्शन जो होता है वो एकाकी हो जाता है। तो अब देखिए इसका अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन हमारा क्या होता है, R होता है। अगर इसका जो रेंज है उसको हम लिखें तो वो क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। अब इनवर्स जो होता है इसी डोमेन में हम क्या किए हैं, इसको सीमित किए हैं, इसको -π/2 से π/2 तक ही किए हैं। तो देखिए -π/2 से π/2 तक किए हैं और ये जो रेंज है वो -1 से 1 तक किए हैं। तो ये f फंक्शन था, इसको हम g मान लेते हैं।
अभी ये इनवर्स यहां हम नहीं लिखते हैं ये। तो देखिए ये जो फंक्शन यहां से हम काटे हैं यही फंक्शन हम g माने हैं, वो -π/2 से π/2 और ये -1 से 1 तक, ये इसका बन गया डोमेन और ये इसका बन गया रेंज, ये हो गया सीमित इसका। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, अब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स में आपको पता है जो इनवर्स फंक्शन होता है इसका डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज इसका डोमेन बन जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। तो अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर हो गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x जो आपका हो गया, अब इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन आपका ये बना -1 से 1 तक, और जो रेंज आपका यहां पे बना -π/2 से π/2 तक यहां पे बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक फंक्शन का एग्जांपल लेके आपको एकदम अच्छे से हम समझा दिए कि अगर इसका डोमेन R है और रेंज -1 से 1 तक है तो इनवर्स वाले में उल्टा हो जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है। तो क्योंकि ये एकैकी और आच्छादक फलन नहीं था, तो उसको करने के लिए इसके डोमेन को हम क्या कर दिए, सीमित कर दिए। जब सीमित कर दिए तो ये जो फंक्शन आपका है वो 1 और क्या हो गया, ऑन-टू फंक्शन हो गया ये आपका। तो जब 1 और ऑन-टू फंक्शन हो गया तब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसका जो रेंज था वो डोमेन बन गया, जो रेंज था वो इसका जो डोमेन था वो रेंज बन गया। तो इसी में हमारा इनवर्स परिभाषित होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम जिस तरह से साइन का और साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज हम जाने हैं, तो सेम उसी तरह हम बाकी और जो त्रिकोणमितीय फलन हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके भी हम डोमेन और रेंज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक तरफ हम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर लिखेंगे, दूसरी तरफ हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर लिखेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक दूसरे से जब फार्मूले रिलेट होते हैं तो उनको आप एकदम बगल बगल अगर लिखकर याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं, दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों को बगल लिखे हुए हैं। तो देखिए जो प्रांत इसका होता है वो क्या होता है, आपका r होता है, रियल नंबर होता है। परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। इसको तो आप ग्राफ में भी देख चुके हैं। जो काश होता है उसका r होता है, रियल नंबर, और परिसर इसका होता है -1 से 1। जो tan होता है, अब tan में क्या होता है, यहां पे थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। जो हमारा tan होता है, tan x बराबर क्या होता है, sin x अपान cos x होता है। तो इसको एकदम अच्छे से आप समझेंगे, रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, भूल जाएगा। तो जो cos x है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अगर ये 0 हटा दिया जाए तो बाकी सभी वैल्यू पे ये फंक्शन आपका परिभाषित होता है। तो अब देखना ये है आपको कि किस वैल्यू पे जो cos है वो 0 होता है। तो 0 किस पे होता है, 2n + 1/2। इस पर जो cos होता है वो 0 वैल्यू देता है। तो यही इतना आपको निकाल देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो जो tan होता है सभी रियल नंबर होती हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है, x बराबर 2n + 1/2 क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। n क्या है, आपका पूर्णांक है।
तो ये तो आपका हो गया प्रांत। परिसर क्या होता है इसका, पूरा आर होता है। देखिए कौशिक, जो कौशिक होता है वो देखिए कौशिक यक्स, इसको लिखते हैं 1/sin x। तो साइन, जिस पर साइन 0 वैल्यू देता है उसको आपको क्या करना है, निकाल देना है। अगर उसे हम निकाल देते हैं तो बाकी हमारा फलन परिभाषित हो जाता है। तो देखिए r से हम क्या माइनस करेंगे, n पाई पर जो साइन 0 होता है हमेशा, और n क्या है, पूर्णांक होता है। और जो कौशिक यक्स है वो रिजल्ट क्या देता है, r -1 से 1, ये इसके बीच में ये वैल्यू नहीं देता है, बाकी पूरा r होता है। सेक क्या होता है, देखिए ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। देखिए जो सेक एक्स है वो होता 1/cos, तो 0 जिस पर cos वैल्यू देता है उसको निकाल देना है। तो देखिए इसमें भी 0 दे रहा था वही, तो x बराबर हम क्या माइनस करेंगे, 2n + 1 π/2। n क्या है, z है। आंसर क्या देता है, यानी रिजल्ट क्या होता है, r होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए कॉट, काट को क्या लिखते हो आप, जो काट होता है कॉट x वो होता है cos/sin। तो साइन जिस पर 0 वैल्यू देता है उसको क्या करना है, इसमें निकाल देना है। तो बाकी सभी पर हमारा जो कॉट है वो परिभाषित होता है। तो यहां से आपको माइनस कर देना है इसमें r से, तो r से क्या माइनस हुआ, n पाई, n क्या है, पूर्णांक है, और इसमें हमको मिलता क्या है, पूरा r मिलता है, वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। तो एक बात और आपको हम समझा रहे हैं, जैसे रटना नहीं है, एकदम समझना है कि निकल क्यों रहा है। कोई भी आप कौशिक की वैल्यू आप ले लीजिए, वो -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती है। तो आइए एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कौशिक यक्स है, कौशिक यक्स को लिखते हो 1/sin x, और एक हम ले लेते हैं सेक यक्स, सेक यक्स को लिखते हो 1/cos x। अब आपको पता है कि जो साइन x की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, उससे ज्यादा कोई वैल्यू या उससे कम नहीं हो सकती है। तो अगर हम साइन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रखेंगे तो वो क्या होगी, दशमलव में आएगी। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 0.2, तो इनके बीच में ये वैल्यू आ रही है। तो जब भी बटे में कोई दशमलव वाली संख्या होती है तो उसको जब आप सॉल्व करते हो तो वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, पॉइंट यहां पे हटेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, बटे में बचेगा 2, ये आया 5। कोई भी वैल्यू आप -1 और 1 के बीच में आप रखेंगे यहाँ पे, वो कभी भी इनके बीच में नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पे आप देखेंगे ये निकाला जाता है, ये कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको आप एक बगल लिखेंगे, इसको आप एक बगल लिखेंगे और दोनों में तुलना करेंगे, देखेंगे कि अंतर क्या आता है। तो देखिए साइन वाले में हम आपको एकदम पूरा ग्राफ बना के समझा दिए थे कि जो कोई भी फंक्शन होता है वो तभी उसका इनवर्स परिभाषित होता है जब वो एकाकी और आच्छादक होता है। तो देखिए ये जो साइन एक्स था, इसका जो प्रांत था उसको सीमित कर दिया गया था, -π/2 से π/2 तक सीमित कर दिया गया था, तब इसका इनवर्स निकला था। तो इनवर्स में क्या होता है, इसका परिसर प्रांत बन जाता है और प्रांत आपका परिसर बन जाता है। तो देखिए ये जो परिसर है इसका क्या बनेगा, ये प्रांत बनेगा। परिसर
आर नहीं होगा क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किए थे कहां तक, -π/2 से π/2 तक यहां पे हम किए थे। आप यहां देखेंगे कि जो परिसर है वो पूरा इसका प्रांत बन जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये -1 से 1 तक हुआ है, और ये जो इसका प्रांत था जब इसका परिसर बना तो कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, 0 से लेकर पाई तक। इसी तरह tan का जो परिसर r था ये r बन गया, और यहां पे जो प्रांत था इसका परिसर बनेगा तो -π/2 से, ओपन इंटरवल यहां पे लगेगा, क्लोज नहीं है, इसमें क्लोज है, इसमें ओपन इंटरवल है। अब इसका देखिए आप कौशिक का, तो कौशिक का क्या है, 1 -1 और 1, और इसमें क्या किया गया, तो इसमें आपका हुआ -π/2 से π/2 तक, और इनमें से 0 वैल्यू निकाल दी गई है, वो नहीं आती इसमें। अब सेक का आप देखिए तो r -1 से 1 तक, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई तक, इनमें से ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि सिर्फ यही वैल्यू निकाली गई है। ये ओपन इंटरवल जो लगा है इसका मतलब होता है कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यू हैं वो सब नहीं आती हैं। अब देखिए कॉट वाले में इसका परिसर r था तो इसका बन गया प्रांत r, और इसका जो परिसर आपका होगा वो कितना होगा, ओपन में 0 से लेकर पाई तक। तो बगल इसको लिखे और इसको लिखे, क्या इसमें मिला हमको, इसका परिसर जो आप याद किए थे 11th में, इसी का पूरा प्रांत बना है। सारा परिवर्तन इसका जो प्रांत था जब परिसर बना उसी में परिवर्तन किया गया है। तो ये चीज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और साइन इनवर्स का यही आपका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, हर जगह इसका यूज होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती, वो मुख्य शाखा, उसके बाद हम देखेंगे मुख्य मान क्या होता है। तो पहले हम मुख्य मान ही देख लेते हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों से प्राप्त अनेक मानों से जो कोण संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है वो कहलाता है आपका मुख्य मान कहलाता है। तो अब इसमें आपको हम ग्राफ की मदद से बताएंगे कि संख्यात्मक रूप से छोटा कैसे होता है। तो देखिए, तो हम साइन का ही ग्राफ यहां पे लेते हैं ऐसे, या हम यहां पे एक tan का भी चलिए ग्राफ ले लेते हैं बगल, ये tan का ऐसे ग्राफ होता है, ये ऐसे। तो अब देखिए, तो ये यहां पे 0 है, यहां क्या था π/2 था, और यहां क्या था -π/2 था। तो यहां से यहां तक जो भाग है वो एकाकी और आच्छादक हमारा हुआ था। तो अगर यहां हम देखें कि इसके आगे यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये भी तो आपका एकाकी आच्छादक होगा। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये भी एकाकी आच्छादक होगा, यहां से इसी तरह देखें तो ये भी एकाकी आच्छादक, इधर भी देखें ये भी एकाकी और आच्छादक होगा। इसी तरह यहां से यहां तक लिए हम तो ये भी एकाकी आच्छादक है, यहां से यहां तक का पार्ट, यहां से यहां तक पार्ट ये भी एकाकी आच्छादक है। तो बहुत सारे पार्ट यहां पे हैं,
लेकिन मुख्य मान कहां से लिया गया, जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा मान है, इसके आगे जाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा संख्यात्मक रूप से। ऐसा नहीं है इधर माइनस है, वो सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इधर जाओगे तो माइनस इससे छोटा तो है लेकिन संख्यात्मक रूप से इससे बड़ा रहेगा। तो यही आपकी मुख्य शाखा भी कहलाती है, जहां पे मुख्य मान स्थित होता है, और ये आपका मुख्य मान यहां से यहां तक लिया गया जो सबसे छोटा होता है। तो वही यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है। अब देख लेते हैं मुख्य शाखा क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ का वह भाग जहां फलन का मुख्य मान रहता है वो कहलाता है मुख्य मान की शाखा कहलाती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा हम देख लेते हैं ग्राफ इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। तो देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए हमको पता है कि जो इसका डोमेन है -1 से 1 तक ही है, और जो इसका रेंज है π/2 से -π/2। तो इसका ग्राफ जो आपका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। जो cos इनवर्स x है उसका क्या होता है कि π/2 पे तो 0 बन रहा है, तो इधर से पाई से और यहां तक 0 तक आता है। तो देखे होंगे आप, जो आपको अभी हम लिखवाए, जो इसका रेंज हुआ वो 0 से पाई तक हुआ। ये इसका ग्राफ उल्टा ये ऐसे बनेगा। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए π/2 भाई ऐसे आप लिखे होंगे -π/2 से π/2 तक, इसका रेंज जो आपका है ओपन इंटरवल में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा छू नहीं रहा है, ऐसे बगल से ऐसे निकल जा रहा है, इसलिए ओपन इंटरवल में इसका डोमेन आपका होता है और रेंज सॉरी। अब देखते हैं आगे कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई तक। तो देख रहे हैं ओपन इंटरवल में, तो ये यहां से ये π/2 आपका है, ये 0 है, तो 0 पे यहां देख रहे हैं छू नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ पाई पर भी देख रहे हैं कि ये छू नहीं रहा है। इसका ग्राफ ऐसे होगा। π/2 पे तो पता ही है कि 0 होता है। कोसेक इनवर्स x का कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहां 1 है, यहां पे आपका -1 है, ये वैल्यू तो होती नहीं है, ये निकाली गई है। आप देख रहे हैं यहां तक इसका ग्राफ नहीं है ये, और 0 पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए छू नहीं रहा है, यहां से निकल रहा है 0 पे इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है इसका ग्राफ। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में देख रहे हैं हम कि जो 90 पे होता है वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, और 1 यानी -1 +1, और यहां पे आपका होगा -1। यहां भी आप कहीं भी ले लीजिए, ये देखिए यहां तक कोई भी वैल्यू नहीं देता है, तो ये इतना निकाला गया है। यहां से जब निकलेगी तो ये जैसे 90 पहुंचेगा और इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये तो ये ऐसे जा रहा है। ये आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो जितना बेसिक था आज उसको हम कवर किए हैं, जो बचा हुआ है उसको हम अगली क्लास में देखते हैं।